तो भाइयों एग्रीगेट डिमांड के बाद वापस आ गए हैं इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये चैप्टर उसके कंपैरेटिवली छोटा है लेकिन बच्चों को मुश्किल लगता है, जो कि आज के बाद बिल्कुल नहीं लगेगा क्योंकि मैं समझाऊंगा और सिंपल से तरीके से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एक लैडर बना के नीचे टाइम स्टेप्स दिए हुए हैं, आप उनमें से चेक कर सकते हो। पूरी वीडियो देखो तसल्ली से, स्टेप बाय स्टेप ही जैसे जैसे मैं करवाऊंगा वैसे वैसे बुक में से रीडिंग लो और ये चैप्टर बिल्कुल आसान लगेगा, उतना आसान जितनी एबीसीडी है। मतलब एफर्ट्स ही नहीं मारने भाई, एक बार पढ़ा, अच्छे से दिमाग लगाया, याद हो गया, समझ आ गया, उसके बाद कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि भैया शॉर्ट रन शब्द का मतलब क्या है। व्हाट इज शॉर्ट रन। एक बंदा था जिसका नाम था काइंस, कीन्स, जो भी बोल सकते हो अब इसको, आपके टीचर जो भी कहते हैं, हमें बोलना नहीं है, हमें एग्जाम में लिखना है, ठीक है। इस बंदे ने 1930 में अपनी थ्योरी दी थी इकोनॉमिक्स की, बहुत सी बातें कही थी। उस बहुत सी बातों में से एक बात है शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट। ये बंदा कहता है कि हम अपनी इकोनॉमी की इक्विलिब्रियम को शॉर्ट रन में मेजर करते हैं। जब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की तो इसने 3 एजम्पशन दी, ठीक है। कहता है ये 3 एजम्पशन मान लो तो वो चीज शॉर्ट रन में उतर जाएगी। अब ये 3 एजम्पशन क्या है वो समझते हैं, हमें शॉर्ट रन का मतलब समझ आ जाएगा। सबसे पहली एजम्पशन ये कहता है कि शॉर्ट रन में, चलो सबसे पहले ये छोड़ो, आप मुझे ये बताओ, अगर किसी फर्म को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो वो अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दे या वो अपनी मशीनरी बढ़ा दे। सीधे शब्दों में बात करें, अगर एक बंदा एक दिन में आके 10 यूनिट प्रोड्यूस करता है तो या तो वो नंबर ऑफ बंदे ज्यादा एम्प्लॉय कर लें जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, या फिर वो मशीनरी अपनी एडवांस कर दे, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन ले आए जिससे एक बंदा एक ही दिन में 15 बना पाए मशीनरी को यूज करके। बेसिक सी बात है। तो या तो आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ा दो या टेक्नोलॉजी बढ़ा दो, 2 ही तरीके हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के। प्रोडक्शन बढ़ाने का तीसरा कोई तरीका नहीं है, या तो एम्प्लॉयज बढ़ाओ या टेक्नोलॉजी बढ़ाओ। तो ये बंदा कहता है शॉर्ट रन में हम मान के चल रहे हैं टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, वो बढ़ बिल्कुल नहीं सकती, वो बढ़ नहीं सकती, वो जितनी है उतनी है, वो कांस्टेंट है, वो टाइम टू टाइम जैसे नॉर्मल लाइफ में अपग्रेडेशंस आते हैं लेकिन शॉर्ट रन में हम मान के चल रहे हैं नहीं आएंगे। काइंस भाई साहब सीधी सीधी बात कहते थे कि भैया आउटपुट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्प्लॉयमेंट के, कि अगर आपको आउटपुट बढ़ानी है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दो, आउटपुट घटानी है तो एम्प्लॉयमेंट घटा दो। दैट इज इट। द ओनली थिंग व्हिच कैन बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन इज एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी इज कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी को हम नहीं छोड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट को चेंज कर दो अगर आपको आउटपुट में चेंज लाना है तो। पहली एजम्पशन। दूसरी एजम्पशन आती है क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है मैं आपको पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। अगर आपने अब तक पिछले चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो ये रहा आई बटन का कार्ड, जाके देख के आओ, बहुत अच्छे से समझाया और उसके बिना चैप्टर समझ भी नहीं आएगा। क्या कर रहे हो यहां पे, वहां जाओ, देख के आओ, फिर आना। क्लोज्ड इकोनॉमी होती है जहां पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं है, बस हम सिर्फ अपने देश की बात करेंगे। दूसरी एजम्पशन इसकी शॉर्ट टर्म है कि हम क्लोज्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। तीसरी एजम्पशन बोलता है एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। इसका क्या मतलब है, हमारे देश के अंदर रिसोर्सेज लिमिटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें, रिसोर्सेज लिमिटेड है, इतने रिसोर्सेज हैं, यानी कि हम मैक्सिमम इतनी एग्रीगेट सप्लाई दे सकते हैं। लोग इतनी मांग रहे हैं, ओके है। लोग इतनी मांग रहे हैं, ओके है। लोग इतनी डिमांड कर रहे हैं, ओके है। लोग अगर बराबर डिमांड कर रहे हैं, ओके है। लेकिन लोग अगर ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो डिमांड एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू सप्लाई। अब इस केस में क्या होगा ये तो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये बंदा कहता है एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, क्योंकि हम एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम शॉर्ट रन में बात कर रहे हैं, तो हमारी अजम्पशन है ये कि एएस पूरी इलास्टिक है। क्या मतलब कि भैया जितनी डिमांड बढ़ेगी उतनी हम एएस बढ़ाते जाएंगे, कोई कमी ही नहीं है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे एएस बढ़ रही है। एएस की कोई अपर लिमिट है ही नहीं, परफेक्टली इलास्टिक, यानी जितनी बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो। देश में हमेशा एक्सेस कैपेसिटी है। अगर मैं आज 10,000 यूनिट बना रहा हूं तो मेरे पास, मेरे देश में, मेरी इकोनॉमी में इतनी औकात है कि मैं 12,000 बनाऊं। 12 बना रहा हूं तो 14 की औकात है, 14 बना रहा हूं तो 16 की औकात है, 16 तो 18, 18 तो 20। हमेशा हमेशा एक्सेस कैपेसिटी है, जितनी बना रहा हूं उससे ज्यादा मैं बना सकता हूं। तो एएस प्रॉपरली इलास्टिक है, जितना खींचना चाहो, जितना मैक्सिमम ले जाना चाहो ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये कहता है कभी भी ऐसा नहीं होगा कि डिमांड बढ़ रही है तो उसको पूरा नहीं कर पा रहे, डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी सप्लाई उसको अपने आप पूरा कर देगी। ये तीन एजम्पशन बेसिक्स हैं, प्री रिक्विसाइट्स हैं शॉर्ट रन इकोनॉमी के, इनसे बनती है एक शॉर्ट रन इकोनॉमी। अब हमें एक शॉर्ट रन इकोनॉमी को स्टडी करना है कि एक शॉर्ट रन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कैसे आता है। लेट्स सी। देखो भाई, बात ऐसी है कि एडी और एएस अगर बराबर हो जाए तो ये होती है स्टेट इक्विलिब्रियम की।
हमें पता है कि जब देश में जितनी चीजें बन रही हैं, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, उतनी ही कंज्यूम हो रही हैं, तो वो इक्विलिब्रियम बन जाएगा। यानी कि जितने लोग बना रहे हैं उतनी ही ले रहे हैं, अच्छी चल रही है इकोनॉमी, सब कुछ बैलेंस्ड है। ये हो गई पहली कंडीशन जब हमारा इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि एडी जो है वो होता है सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एस जो है दैट इज इक्वल टू वाई, एग्रीगेट सप्लाई इनकम के बराबर है। देश की इनकम, देश की एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। क्यों? क्योंकि जितना ही देश प्रोड्यूस कर रहा है वो लोगों की इनकम है। अब आपने 100 वाली चीज 120 में बेची, ठीक है, एक बंदे ने, तो उस बंदे ने कितने कमाए? 20 रुपए। उसने कहीं से 100 की खरीदी, उसने भी कुछ तो कमाए होंगे, 10-20 रुपए कमाए होंगे। करते 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 टोटल पूरी इकोनॉमी में, पूरे देश में वो 120 रुपए की सप्लाई, 120 रुपए की इनकम है। तो पूरे देश की जो एग्रीगेट सप्लाई है वो पूरे देश की इनकम भी है। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम बराबर होती है। तो हमें यहां से यहां आ सकते हैं, सी प्लस आई इज इक्वल टू वाई। ओके, एक स्टेप और आगे चलें, सी प्लस आई और वाई की फुल फॉर्म क्या? फुल फॉर्म नहीं, मतलब वाई को तोड़ के हम क्या बना सकते हैं? लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था आपको, सी प्लस एस, कंजम्पशन प्लस सेविंग। एग्रीगेट डिमांड में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट आएगा और इनकम में कंजम्पशन और सेविंग आएगा। इनकम से या तो आप कंज्यूम कर लोगे या सेव कर लोगे। दोनों साइड से सीसी को काट के बचता है आई इज इक्वल टू एस। ये बनता है हमारा सेकंड सिनारियो। इन्वेस्टमेंट और सेविंग जब बराबर हो जाएं तो भी भाई साहब इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है। ठीक है, दो केसेस हैं, जब एडीएस बराबर हो जाए और जब आई और एस बराबर हो जाए। ये दो केसेस जब हो जाएंगे तब इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब बात आती है कि भैया ये तो समझ आ रहा है यार, देश में जितना बन रहा है उतना ही मांगा जा रहा है, सब कुछ बैलेंस है, ओके। ये थोड़ी कहानी समझ सी नहीं आई। समझते हैं दिक्कत क्या है? काफी रफ सा सर्कल है, प्रकार से नहीं बनाया मैंने। ये है हमारी इकोनॉमी, ठीक है। इस इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है, पूरे देश में जो भी पैसा रिवॉल्व हो रहा है, भाई आपने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, सब एक दूसरे गुड सर्विसेज खरीद रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, ये इकोनॉमी में पैसा घूम रहा है। ओके, दैट्स फाइन। अब यहां इकोनॉमी के नुक्कड़ पे एक बंदा है विश्वास, उसने क्या किया, उसके पास जो थोड़े से पैसे थे उसने सेव कर ली, उसने बैंक में नहीं डाले, उसने अपने घर की अलमारी में डाल के रख लिए। अब वो पैसा इकोनॉमी में घूम नहीं रहा, वो इसके घर पड़ा है, दैट इज सेविंग। और वो सेविंग इस सर्कल से एक तरह से बाहर चली गई। इस सर्कल से, इस पानी के गुब्बारे से वो पानी बाहर जा रहा है, वो पैसा बाहर जा रहा है, जा कहीं नहीं रहा, लेकिन यूज नहीं हो रहा ना। पैसे का काम क्या है? यूज होना। पैसा घूमता रहेगा तो दैट इज फाइन, लेकिन पैसा कहीं रुक जाएगा तो वो खराब है। अब वो जो सेविंग हुई, ठीक है, दैट इज सेविंग, वो पैसा, वो पानी इस गुब्बारे से बाहर चला गया, इसको बोलते हैं सेविंग, जो विश्वास ने सेविंग करी। अब इस सेविंग का दूसरा नाम है विड्रॉल। इसको विड्रॉल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस पानी के गुब्बारे में से पानी निकल गया, यानी कि इस इकोनॉमी में से पैसा निकल गया, उस बंदे ने पैसा सेव कर लिया, उस बंदे ने पैसा अपने लिए निकाल के रख लिया। ठीक है, समझ रहे हो? ये हो गई सेविंग। अब वहीं यहां पे दूसरे कॉर्नर पे एक बंदा बैठा था, रमेश। ठीक है, इस रमेश ने क्या किया, इसके पास कहीं से पैसा आया, चाहे वो इसके बाहर वाले फॉरेन वाले फूफा जी ने भेजा है, जो भी था, कहीं ना कहीं से इसके पास कुछ ऐसा पैसा आया, या इसकी पुरानी सेविंग्स थी, कुछ भी थी। हम यहां शॉर्ट रन बात कर रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो है नहीं, तो जो भी है वो अलग ही है, हमें फर्क नहीं पड़ता कहां से आया। कुछ भी ऐसा पैसा जो इस सर्कल में ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसके पास बाहर पड़ा है, इस बंदे ने अंदर इन्वेस्ट कर दिया, इसने नई दुकान खोल ली, इसने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए, कुछ भी किया, इसने वो पैसा इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, वो होती है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन इन्वेस्टमेंट, और इसको बोलते हैं हम इंजेक्शन। वर्ड क्या है? इंजेक्ट करना, बॉडी के अंदर उस केमिकल को, उस दवाई को इंजेक्ट करना, इस पानी के गुब्बारे के अंदर पानी भरना, इस इकोनॉमी के अंदर पैसे भरना। इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज इंजेक्शन एंड सेविंग इज कॉल्ड एज विड्रॉल या फिर लीकेज। इसको हम लीकेज भी बोल सकते हैं कि यहां से लीक हो रहा है, पैसा लीक हो रहा है। तो जब इस पूरे गोले में अगर 10,000 करोड़ चल रहे हैं, यहां पे किसी बंदे ने 500 रुपए सेव कर लिए और यहां किसी बंदे ने 500 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है, सब कुछ बढ़िया है भैया, इकोनॉमी हमारी इक्विलिब्रियम में है। इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम में होना मतलब सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर आ जाना, जितने की विड्रॉल है उतने की ही इंजेक्शन है, जितना पैसा बाहर जा रहा है उतना पैसा अंदर आ रहा है, सब कुछ फाइन चल रहा है ना। दिक्कत क्या है? एक 100 ml की बाल्टी में से 20 ml निकल गया, 20 ml आ गया, बाल्टी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके अंदर उतना ही पानी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब ये सब सीन है, ओके। अब आप समझ गए हो कि दो अप्रोच, एडीएस वाली भी अच्छी है, क्यों अच्छी है पता है हमें, एसआई वाली भी अच्छी है, क्यों अच्छी है पता है हमें। अब इनकी थोड़ी और डिटेल में जाते हैं। अगर थोड़ा सा रिवाइंड हो के पुराने चैप्टर में चलें तो आपको ये ग्राफ याद आ रहा होगा।
ये ग्राफ बोलता है कि भैया इन्वेस्टमेंट कर्व, कंजम्पशन कर्व, एडी कर्व, वाई कर्व, हम इस पॉइंट को बोलते थे ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि यहां कंजम्पशन और इनकम बराबर है, सेविंग जीरो है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहां एडी और वाई बराबर हैं। मैंने आपको बताया था कि y इज इक्वल टू एस होता है, और जहां एडी और एस मिल गए दैट इज इक्विलिब्रियम। इसी को मैं नीचे लेके जाऊं, यहीं से मैं सेविंग ड्रॉ करूं, दैट विल बी पैरेलल टू द सी लाइन, वो कुछ इस तरह से जाएगी, और यहां पे ही एक पॉइंट मिलेगा जहां सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है, इसको भी हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। यहां ये पूरा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन बुक में एग्जैक्ट आएगा। यार ये व्हाइट बोर्ड है, इतनी एक्यूरेट फिगर नहीं बनती, इतनी एक्यूरेट मार्किंग नहीं हो पाती, लेकिन चीज समझो, जहां एडी है वहीं हमारा उसी के पैरेलल सी है और उसी के पैरेलल एस खड़ा है। जहां एडी वाई को मिल रहा है वहीं एस हमारा आई को मिल रहा है, तो ये एक ही पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम दो तरीके से स्ट्रक कर सकता है, जब एडी एस बराबर हो जाए या जब एस और आई बराबर हो जाए। ये एस कर्व है। ओके, दैट्स टोटली फाइन, यहां तक आप समझ चुके हो। अब थोड़ा और डिटेल में जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ प्यारे प्यारे फॉर्मूलाज की, जिनसे बनेंगे कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स, जो आपको बिल्कुल फ्री में नंबर देके जाएंगे। बिल्कुल इतना सा काम करोगे और 3 नंबर हंसते हंसते मिल जाएंगे, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, ये फॉर्मूलाज मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, आपको समझाऊंगा, आप खुद बताओगे कि हाँ यार ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब तो यही है। ठीक है, आपको पता है, आपको पता है C इज इक्वल टू C होता है, ये कोई बताने वाली बात है? अब अगर मैं इसी चीज को थोड़ा बढ़ा दूं, C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई लिखूं तो क्या होगा? आपको पता है C कंजम्पशन है, C बार ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, B MPC है और Y इनकम है। अगर आपको ये चीजें नहीं पता, मतलब आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, जाके देख के आओ यार, क्या कर रहे हो यहां अब तक। ठीक है, सीधी सी बात है कि C कंजम्पशन, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मतलब जब भी हम भूखे नंगे हैं, हमारे पास कुछ पैसे नहीं है, हम कुछ नहीं कमा रहे, तो भी कुछ तो खर्चेंगे, कुछ तो हमारे एक्सपेंसेस होंगे ना, दैट इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन। जो मजबूरी है होगा ही होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता। बी हमारी औकात अनुसार, हमारी नीड्स, हमारी वांट्स अनुसार कि हमारी इनकम बढ़ने पे हम कितने परसेंट हमारे खर्चे बढ़ाएंगे, वाई हमारी इनकम। बी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वाई कम ज्यादा हो सकता है, वाई के कम ज्यादा होने से ये फिगर कम ज्यादा होगी, ये कांस्टेंट है, और इसी से सी कम ज्यादा होगा। तो ये बेसिक सी डेफिनेशन बन गई, आप समझ चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि इसी के दोनों साइड कुछ ऐड कर दे तो क्या बात बनेगी भाई? बिल्कुल सेम बात है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैंने दोनों तरफ आई आई ऐड कर दिया। अब C प्लस आई क्या होता है हमें पता है, दैट इज एडी। एडी इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब यहां अगर मैं आई की जगह S ऐड कर देता तो ये बन जाता वाई। वाई इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई प्लस वाई। दैट इज एज सिंपल एज दैट, इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं। ये फॉर्मूलाज याद रखो, आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा, कुछ कुछ बातें होंगी, कुछ कुछ बातें ढूंढनी होंगी, बिल्कुल सिंपल। एक करके देखते हैं यार, ठीक है, सिंपल सा। देखो ये कहता है कंजम्पशन इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई, आई इज इक्वल टू 1100, और वाई आपको ढूंढना है एट इक्विलिब्रियम लेवल। इस इकोनॉमी में ये बातों के अंदर इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम क्या होगी आपको पता करना है। जब इसने कह ही दिया इक्विलिब्रियम लेवल, मतलब हमें पता है एडी और एएस बराबर होंगे, यानी कि एस और आई बराबर होंगे। आई 1100 है मतलब एस भी 1100 है, कोई शक नहीं है इस बात में। ठीक है, अब बात निकलती है भैया कि C इज इक्वल टू 100 प्लस 0.5 वाई हमें पता है, S की वैल्यू पता है, वाई थोड़ा निकाले, दिमाग लगाएं थोड़ा। हमें पता है वाई क्या होता है, वाई इज इक्वल टू C प्लस S। तो y इज इक्वल टू ये 100 प्लस 0.5 वाई प्लस 1100, s की वैल्यू डाल दी, ये हो गया 1200, और इसको इधर लाके माइनस करेंगे तो ये 0.5 वाई इज इक्वल टू 1200, y इज इक्वल टू 2400। एज सिंपल एज दैट। इतना इजी क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स दी जाए तो इससे अच्छा क्या? कोई थ्योरी लिखनी, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, कुछ नहीं, 2 लाइन की कैलकुलेशन, बात खत्म, 3 नंबर आ गए अपनी जेब में। इतनी सिंपल चीज थी। वापस थ्योरी पे आते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया। जो हमारे केन्स भाई साहब थे ना, उनका कहना था कि भैया देखो बात ऐसी है, कुछ भी हो शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम ही रहेगा, क्योंकि हम हाइपोथेटिकल इकोनॉमी की बात करें तो इक्विलिब्रियम तो होगा ही होगा, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, हमारी मर्जी से सब कुछ होगा। तो वो कहते थे इक्विलिब्रियम ही होगा। अब बात है एएस जो है ना, एएस मैंने कहा आपको एएस इज परफेक्टली इलास्टिक। क्या मतलब कि वो कहती है भाई साहब जो मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, मैं तो एडजस्ट कर लूंगा। आप एग्रीगेट डिमांड को यहां ले जाओ, मैं तो भी एडजस्ट कर लूंगा, मैं ऊपर आ जाऊंगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। आप एग्रीगेट डिमांड को नीचे गिरा दो, मैं तो भी एडजस्ट कर लूंगा, मैं नीचे आ जाऊंगा, मैं इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दैट इज इट। एएस बेचारा बड़ा भोला भाला सा बच्चा है जो सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ठीक है, तो 2 केस बनते हैं, जब एएस इज ग्रेटर देन एडी
तो कैसे एडजस्टमेंट्स होगी, और दूसरा जब एएस इज लेस देन एडी तो कैसे एडजस्टमेंट्स होंगी। ये दोनों केस देखते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, आप सुनते ही समझ जाओगे यार। देखो, जब एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स 10,000 करोड़ का माल बनाना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं, और मार्केट में कंज्यूमर सिर्फ 9,000 करोड़ का माल खरीदना चाह रहे हैं। ओके, अब क्या हुआ, उनको पता लग जाएगा कि भैया हमारे स्टॉक्स बच रहे हैं, यानी कि लोगों की डिमांड नहीं है, उनके पास अनसोल्ड स्टॉक्स बच जाएंगे। ठीक है, उनकी जो सप्लाई है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू डिमांड, तो उनके पास अनसोल्ड स्टॉक्स बच जाएंगे। दैट इज टोटली फाइन। अब क्या होगा कि अगले साल उनको पता है एज पर द डिमांड, अगले साइकिल में, अगले ऑपरेटिंग साइकिल में वो थोड़ा कम बनाएंगे। कम बनाने से क्या होगा, एग्रीगेट सप्लाई गिर जाएगी, और एग्रीगेट सप्लाई गिरने से क्या होगा, ये जो ज्यादा थी चीज ये कम आ जाएगी, और इवेंचुअली एएस इज इक्वल टू एडी हो जाएगा, इक्विलिब्रियम आ गया। सिंपल सी बात, जब उनको पता है मार्केट में डिमांड नहीं है, हम कम बनाएंगे, एएस गिर जाएगी, दैट इज इट यार, बात खत्म। जब एएस एडी से कम है, उनको पता है भैया मार्केट में डिमांड तो है, डिमांड तो पूरी है मार्केट में, हम उसको ऐसे कैसे छोड़ दें, हमारे पास पैसे कमाने का मौका है, हम छोड़ दें, ऐसे बात नहीं बनती। मार्केट में डिमांड है तगड़ी, तो हम उसके हिसाब से अच्छी सप्लाई रखेंगे ताकि हमारा माल बिके, हम पैसे छापे, बढ़िया, हर बंदा पैसे कमाना चाहता है, तो वो सप्लाई को उस हिसाब से बढ़ा देंगे ताकि वो एडी को मीट कर ले। अब ये सारी बातें तभी पॉसिबल है जब एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक, आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, टोटली आपके हाथ में है, कोई लिमिट ही नहीं है अपर, कोई लिमिट ही नहीं है लोअर, जितना मर्जी बढ़ा दो, जितना मर्जी कम कर दो, ये चीज। लेकिन ये प्रैक्टिकली नहीं है, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं, वहां पे ये चीज है कि एएस एडी होगा ही होगा, अगर कम है तो वो ज्यादा बना देंगे, अगर ज्यादा है तो वो कम बना देंगे, बस दैट इज इट। एएस एडी वाली कहानी हो जाती खत्म। अब इसी कहानी को एस और आई के पर्सपेक्टिव से पढ़ें। एस और आई वाली बात में भी केन्स भाई साहब ये कहते हैं कि हमेशा इक्विलिब्रियम होगा ही होगा, कुछ मर्जी कर लो। जैसे वहां पे एग्रीगेट सप्लाई बेचारा भोला भाला सा बच्चा था कि यार जो मर्जी कर दो, जैसी मर्जी सिचुएशन दे दो, आई विल एडजस्ट, तुम जैसा कहोगे मैं मान लूंगा, तुम जैसा चाहोगे मैं कर दूंगा। वैसा ही यहां भोला वाला बच्चा है हमारा एस, दोनों साइड एस एस वाला बच्चा भोला है। यहां भी एस भाई साहब कहते हैं इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर दोगे ना तो मैं ज्यादा सेव कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं, इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे ना तो मैं कम सेव कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं, लेकिन इक्विलिब्रियम आ जाएगा। वो कैसे होगा, वो भी दोनों अप्रोचेस हम पढ़ते हैं, समझते हैं, लॉजिक्स देखते हैं। केस नंबर 1 जब s इज ग्रेटर देन i, केस नंबर 2 जब s इज लेस देन i। देखो क्या होगा, सबसे पहले s i से बड़ा है, सेविंग्स इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। जब सेविंग इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होंगी तब सीधी सी चीज एक तो ये आएगी कि लोग अपनी जेब में पैसा ज्यादा डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कम कर रहे हैं। जब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं, सुनो, जब लोग सेव ज्यादा कर रहे हैं तो इनकी इनकम का ज्यादा पार्ट सेविंग में जा रहा है, कम पार्ट कंजम्पशन में जा रहा है। इसका मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया, मतलब उनकी जेबों में पैसे जा रहा है, उनकी अलमारियों में जा रहा है, मार्केट में खर्चे नहीं हो रहे हैं, डिमांड गिर गई है। जब एग्रीगेट डिमांड गिर जाएगी तो उससे क्या होगा भैया, एग्रीगेट डिमांड गिरने से मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स है वो बनाना कम कर देंगे। वापस वहीं आ जाओ, एग्रीगेट डिमांड गिरेगी, प्रोड्यूसर सप्लाई करना भी कम चाहेंगे, और जब प्रोड्यूसर सप्लाई कम कर देंगे तो उनकी इनकम कम हो जाएगी, क्योंकि हमने पढ़ा था एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू इनकम, सप्लाई कम होने से इनकम कम हो जाएगी। जब लोगों की इनकम ही कम हो जाएगी तो सेविंग तो अपने आप कम हो जाएगी, सेविंग कम हो जाएगी, यही तो हम चाहते थे, सेविंग ज्यादा थी, सेविंग कम हो गई, इवेंचुअली एस इज इक्वल टू आई। अरे भाई क्या राम कथा गा दी यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। ये वाली राम कथा सुनाऊं, इसमें सब कुछ पल्ले पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज एक बार सुन चुके हो, दूसरी बार में सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। लेट्स डू इट। एक चार्ट से समझते हैं, सेविंग इज लेस देन इनकम, लोग सेव कम कर रहे हैं, इन्वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। जब लोग सेव कम कर रहे हैं, अपनी जेबों में पैसा नहीं डाल रहे हैं, मतलब लोग कंज्यूम ज्यादा करेंगे। सेव कम कर रहे हैं तो कंज्यूम ज्यादा करेंगे, कंज्यूम ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्ट भी ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब एग्रीगेट डिमांड मार्केट में ज्यादा है। मार्केट में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, यानी कि लोग जो है, प्रोड्यूसर्स जो है, वो एग्रीगेट सप्लाई भी ज्यादा करना चाहेंगे। जो प्रोड्यूसर्स चाहेंगे ना कि हम सप्लाई ज्यादा दे दे ताकि हम ज्यादा पैसे कमा लें, वही लास्ट टाइम वाला सीन कि लोग सप्लाई जितनी मर्जी कर सकते हैं, एएस इज परफेक्टली इलास्टिक, जितनी वो करना चाहे उतनी कर सकते हैं, तो एएस को बढ़ा देंगे टू मीट द एडी, ताकि वो ज्यादा पैसे कमा पाए। एएस को बढ़ा देने से क्या होगा भैया, एएस को बढ़ा देने से लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, क्योंकि एएस और इनकम बराबर होती है। जब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली भैया इनकम बढ़ने पे क्या होता है, सेविंग बढ़ती है। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, मैं आपको बार बार कह रहा हूं भाइयों, लास्ट चैप्टर की वीडियो देखिए यार, प्लीज देखा हो, ऐसे समझ नहीं आएगा, आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा भी हो रहा है,
प्लीज देखो यार, ये रहा आई बटन, जाके देख के आओ। इनकम बढ़ने से लोगों की सेविंग बढ़ जाएगी, और भाई यही तो चाहते थे। यहां सेविंग कम थी, जब सेविंग बढ़ गई तो सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो गई। इसी का उल्टा केस है पहले सिनेरियो में। समझ जाओ, एक पैराग्राफ लिखना है, पॉइंट्स में लिखोगे तो मार्क्स पक्का मिलेंगे, पैराग्राफ में लिखोगे तो 50% टीचर्स मार्क्स दे देते हैं, 50% टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। इसलिए मैं एडवाइस करूंगा पॉइंट्स में लिखो, और ये से बना दोगे तो ओहो मजा ही आ जाएगा, टीचर का दिल खुश हो जाएगा, बस नंबर पक्के। अब ये सारी चीज समझने के बाद एक थोड़ा मुश्किल वाले न्यूमेरिकल करके देखें। फॉर्मूलाज वही हैं, चीजें वही हैं, कंसेप्ट्स वही हैं, न्यूमेरिकल का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। देखते हैं, आप करोगे मेरे साथ न्यूमेरिकल, मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। देखो आई एम सॉरी, मैं आपको एस का फॉर्मूला बताना भूल गया। जैसे मैंने सी का फॉर्मूला बताया, सी क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, वे बी इज एमपीसी। एस होता है माइनस ऑफ सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। देखो 1 माइनस बी क्यों, क्योंकि 1 माइनस एमपीसी एमपीएस होता है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था। माइनस सी बार यानी कि जो चीज हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, हम जीरो इनकम होने पे, भूखे नंगे होने पे भी खर्च रहे हैं, वो हमारी सेविंग में से कट रहा है, दैट इज नेगेटिव सेविंग्स। तो भैया उसको माइनस कर देंगे और यहां एमपीएस इंटू वाई हो जाता है एस। सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको अगर मैं यहां से मिटा दूं, हम इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोलता है एस इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 वाई। -25 यानी कि हमारा सी बार क्या है 25, और 0.5 क्या है एमपीएस, तो एमपीसी क्या हुआ, वो भी 0.5 हुआ। हमें इन्वेस्टमेंट दे रखी है 5000, हमें ये दोनों चीजें निकालनी है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब एस और आई बराबर होंगे, एडी और एस बराबर होंगे। अब देखो भैया, इन्वेस्टमेंट 5000 है, मतलब सेविंग भी 5000, और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला सेविंग का ही है। तो डाल दे फॉर्मूला में 5000 इज इक्वल टू -25 प्लस 0.5 वाई। तो इसको इधर लाए 5025 इज इक्वल टू 0.5 वाई। वाई की वैल्यू आ जाती है 10,050। ये आ गया इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। अब इसी से हमें सी निकालना है। कितना आसान है, बहुत आसान है। इस फॉर्मूला से हमें पता लग गया सी बार क्या है 25, एमपीसी क्या है 0.5, वाई हमें पता है, सी होता है सी बार प्लस बी वाई। सी होता है सी बार यानी कि 25 प्लस बी की वैल्यू 0.5 और वाई है 10,050। तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई 25 प्लस 5025, दैट इज 5050। ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे। मैंने एक और करके दिखा दिया आपकी हेल्प के लिए, ताकि आप कहीं कंफ्यूज ना हो। सिंपल सी बात थी, ये भी हो गई। अब बढ़ते हैं इस चैप्टर की लास्ट चीज पे, मल्टीप्लायर इफेक्ट। लेट्स सी। देखो मैंने यहां सिर्फ दो कर्व लिए हैं, दैट इज एडी कर्व और वाई कर्व। मैं यहां कुछ स्टडी करना चाहता था कि सिर्फ दो पॉइंट्स में मैं डिफरेंस देखूं। क्या, मान लो एक पॉइंट मैंने लिया ये, एक पॉइंट मैंने लिया ये। इन दो पॉइंट्स में अगर हम चेक करें तो एग्रीगेट डिमांड जो है ना, वो बढ़ी है कुछ इतनी, आपके सामने है इतनी, और इन्हीं दो पॉइंट में जो इनकम बढ़ी है वो बढ़ी है इतनी। इससे क्या पता लगता है कि अगर मैं थोड़ी सी भी डिमांड बढ़ाऊंगा तो देश की इनकम इतनी बढ़ जाएगी। यानी कि इन्वेस्टमेंट में, यहां डिमांड का मेजर पोर्शन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमी में हमने अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए तो इकोनॉमी की इनकम 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बढ़ जाएगी। यानी कि जरूरी नहीं है कितने परसेंट, वो डिपेंड करता है एक वेरिएबल पे। अभी बताते हैं कैसे क्या, लेकिन हम इतनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इतनी इनकम बढ़ जाएगी। वो कैसे होगा, पूरा मैकेनिज्म स्टडी करते हैं। ये समझ आ गया, होता है मैंने सिर्फ इतनी डिमांड बढ़ाई और उससे इतनी इनकम बढ़ गई। देखो डिफरेंस, देखो इतना और इतना। अब ये क्यों होता है, इस पे चर्चा करते हैं। देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट करे, 100 रुपए इन्वेस्ट करे एक इकोनॉमी में, और उस इकोनॉमी के अंदर हमें सिर्फ एक बात बताइए कि वहां का एमपीसी है 0.5, दैट इज इट। कि लोग अपनी 100 रुपए इनकम बढ़ने के बाद 50 रुपए खर्चा बढ़ा देते हैं, ठीक है, समझ गए। अब जिस इकोनॉमी में 100 रुपए का खर्चा हुआ, ठीक है, बेसिक सी बात सुनो, 100 रुपए का खर्चा हुआ, यानी कि 100 रुपए से एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। इन्वेस्टमेंट से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, और मैंने बताया शॉर्ट रन की बात है, तो भैया सीधी सी चीज ये कि जितनी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी उसको मीट करने के लिए हमारी भोली वाली बच्ची एग्रीगेट सप्लाई वो भी बढ़ जाएगी कि भैया मैं एडजस्ट कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, एग्रीगेट डिमांड यहां है तो मैं भी बढ़ जाऊंगी। अब 100 रुपए से अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ी है, 100 रुपए से एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी। 100 रुपए से जब एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, तो होगा भैया 100 रुपए से हमारी इनकम भी बढ़ जाएगी। 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट से 100 रुपए की इनकम आ गई। अब देश में जब 100 रुपए की इनकम बढ़ गई, और हमें पता है एमपीसी 0.5 यानी कि 0.5 है,
तो कंजम्पशन कितनी बढ़ जाएगी 50 रुपए, और बची हुई कितनी 50, और बची हुई 50 कितनी सेविंग। ठीक है, 100 में से 50 रुपए हो गए कंज्यूम, 50 हो गए सेव। अब यहां आती है भैया असली गेम। एक मुझे बात बताओ, देश की बात हो रही है, एक बंदे की बात नहीं हो रही। इस देश ने 50 रुपए कंज्यूम किए, और हमें पता है क्लोज्ड इकोनॉमी है, पैसा बाहर तो जा नहीं रहा, तो ये 50 रुपए जो किसी ना किसी ने कंज्यूम किए, किसी ना किसी की इनकम है। देश में अलग अलग कोनों से अगर एक एक रुपया 50 बंदों ने कंज्यूम किया, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास जाके वो एक रुपया इनकम बनी ना। तो यानी कि जो 50 रुपए कंज्यूम हुए दैट विल बी कन्वर्टेड टू 50 रुपए इनकम। बड़े ध्यान सुनना, इसको कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो बाद में। देश में एक बंदे ने टॉफी बेची 1 रुपए की, आपने वो 1 रुपया लगाया आपके लिए कंजम्पशन, लेकिन किसी और के लिए वो इनकम बन गई। तो यही 50 रुपए किसी और के लिए इनकम, और हम देश की बात कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये 50 रुपए इनकम हो गई। 100 में से 50 कंज्यूम, 50 से ये 50 आके यहां बन गई इनकम। अब इस 50 में से भी 25 कंज्यूम, 25 में से 25 यहां आके बन गई इनकम। अब ये 25 में से 12.5 और ये 12.5 यहां आके बन गई इनकम। 12.5 में से 6.25 यहां आके बन गई इनकम। ये लूप कंटिन्यू होता रहेगा, ये इकोनॉमी में लूप चलता ही रहेगा, और एट द एंड आके टोटल पता क्या आएगा, 100, 50, 25, 12, ये 6, ये टोटल इनकम जो देश में बढ़ी दैट इज 200 रुपए। अब आप पूछोगे तेरे को कैसे पता, तूने बुक में से चेपा है? देखो झूठ नहीं बोलूंगा, ये एग्जांपल तो चेपा है, लेकिन आपको पता सकता है रैंडम कुछ मर्जी ले आओ, यहां कुछ मर्जी फिगर डाल लो और यहां कुछ मर्जी फिगर डाल लो, आप यहां का टोटल निकाल सकते हो बिल्कुल आसानी से, एक छोटे से फॉर्मूला से। फॉर्मूला बताते हैं क्या है और उसका रीजन भी बताते हैं क्या है, क्योंकि हर बार की तरह मैं हमेशा फॉर्मूला के साथ रीजन बताता हूं। फॉर्मूला कभी रटने का नहीं होता, फॉर्मूला हमेशा समझने के लिए होता है, हर फॉर्मूला का कोई लॉजिक है। बस ये समझो कि 100 में से 50 कंज्यूम, 50 से अब ये 50 किसी की इनकम है, इनकम में फिर वो होगा, फिर इनकम है, फिर वो होगा, फिर इनकम है, करते करते ये इनफाइनाइट लूप है। आगे आगे बिल्कुल छोटी छोटी वैल्यूज होंगी और उन छोटी छोटी वैल्यूज का टोटल बनेगा 200 रुपए। अब वो 200 कैसे आया देखते हैं। देखो हमने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट बढ़ाई और 200 रुपए इनकम बढ़ गई, यानी कि चेंज इन आई कितना था 100 रुपए और चेंज इन वाई कितना हो गया 200 रुपए। के होता है हमारा मल्टीप्लायर, ठीक है, यानी कि हम कितनी आई बढ़ाएं तो कितनी वाई बढ़ जाएगी। के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई। डेल्टा वाई आया 200 और डेल्टा आई आया 100, यानी कि इस केस में इस इकोनॉमी में हमारा के था 2। कितना था 2। अब ये तो कहोगे भैया तेरे को बाद में पता लगा जब तेरे को 200 की फिगर पता थी, हमें 200 की फिगर पता ही नहीं, तो हम कैसे निकाल लें के का एक और फॉर्मूला है, के इज इक्वल टू 1 बाय एमपीएस। बस इतना सीधा सा फॉर्मूला, 1 बाय एमपीएस यानी कि 1 बाय 1 माइनस एमपीसी, क्योंकि आपको पता है एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है। हमें इस केस में एमपीसी था 0.5, 0.5 एक में से माइनस करेंगे तो 0.5 और 1 बाय 0.5 आता है 2। कि हमें पता है 2 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमें पता है 100, तो चेंज इन इनकम हमने निकाल दिया 200। ये फॉर्मूला अच्छे से देख लो कि भैया ये है फॉर्मूला, क्योंकि लोगों की जो प्रोपेंसिटी है कंज्यूम करने के एडिशनल इनकम पे, उन्हीं से उनका के निकलेगा। एमपीसी जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा के की वैल्यू होगी। एमपीसी अगर मैं यहां 0.5 की जगह 0.8 ले लेता तो ये 1 बाय 1 माइनस 0.8 यानी कि 0.2 और ये फिगर आती 5 और ये बनता 200 की बजाय 500। अगर मैं एमपीसी कम लेता 0.2 लेता तो ये फिगर क्या हो जाती 1 बाय 0.8 यानी कि इसकी वैल्यू होती 1.2 और ये फिगर 200 की जाती 120। ठीक है, एमपीसी और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एमपीएस और के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जस्टिफाई कैसे हुआ, क्योंकि सारा का सारा के एमपीसी पे डिपेंडेंट है। लोगों की उस इकोनॉमी की जितनी प्रोपेंसिटी होगी कंज्यूम करने की उतना ही ज्यादा के बढ़ेगा। दैट इज इट यार। एंड इट ऑल्सो वर्क्स द ऑपोजिट वे। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट घटाने से यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट करने से इनकम मल्टीपल टाइम्स डिक्रीज भी होगी। बस इतनी सी बात है आपके सिलेबस में, डिटेल नहीं है इसकी। ये याद रखना, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट डिटेल में है जो मैंने आपको बता दिया, इसका नेगेटिव इंपैक्ट कुछ नहीं है, बस मतलब पता होना चाहिए कि कम करने से कम भी होगी। ये होता है नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ मल्टीप्लायर। पता है, वेल डन, बहुत अच्छे। अब कुछ लोग बोलेंगे भैया सारी बात ठीक है, के वाले फॉर्मूला में ना हमें मजा नहीं आया, हमें मैथ्स वक्त, हमें फॉर्मूला से फॉर्मूला डेराइव करके दो।
आपने बोला k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई, हमने मान लिया। अब इसी से हमें डराइव करके दिखाओ ये 1/MPS कैसे बना, हम कैसे मान लें? हम तो नहीं मानते, दिखा देते हैं यार, इतनी दिक्कत वाली क्या बात है। सरल से शब्दों में बात करते हैं, बिल्कुल सरल से शब्दों में। k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा आई है। आपको पता है हम इक्विलिब्रियम इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम इकोनॉमी में पहली कंडीशन क्या होगी? इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर है। तो मैं इस आई को ऐसे लिख सकता हूं, लिख लो भैया, कोई बात नहीं। अब मैं इस पूरी चीज को लिख दूं 1 डिवाइड बाय डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई। क्या हुआ? इस y को नीचे ले आया और 1 के डिवाइड कर दिया, यानी कि रेसिप्रोकल बन गया। अब इस y को ऊपर जाओ, वही बात है। अब इसको मैं लिख दूं 1/MPS, कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला MPS का ही तो होता है, और क्या होता है? दिस इज MPS। ये फॉर्मूला भी अभी आपका डराइव कर दिया। और भी कोई मन में दिक्कत आ रही हो ना, ये तो मेरे मन में है कि हाँ आपके मन में आ सकती है, तो मैंने आपको बता दिया। अदरवाइज और भी मन में कुछ आ रहा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, मैं किस लिए बैठा हूं? आपके सारे कमेंट्स, आपके डाउट्स, आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए, और आपकी अगली वीडियो को लेकर जो भी रिक्वेस्ट है, जो भी डिमांड है, वो पूरी करने के लिए। करो कमेंट, करते हैं डिस्कस, दैट इज इट यार। देखो भाई, चैप्टर तो हो गया पूरा, लेकिन इस चीज में कभी कंफ्यूज मत होना। एक्स एंटे और एक्स पोस्ट इस साल तो एमसीक्यूज हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना है इस चीज का। एक्स एंटे क्या होता है, एक्स पोस्ट क्या होता है? हमने जो सोचा, which is planned level of income, planned level of output, planned level of aggregate demand, planned level of aggregate supply, planned level of consumption, planned level of investment, सब कुछ जब सिर्फ प्लान्ड है, हमने सिर्फ सोचा है, दैट इज एक्स एंटे। जो हमने इकोनॉमी में करने का भी सोचा है, हुआ नहीं है। एक्स पोस्ट होता है हो गया, दैट इज डन, दैट इज कंप्लीटेड। जो हमारे पास डाटा आया कि हाँ इस साल इतनी कंजम्पशन, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतना सब कुछ, वो एक्स पोस्ट है। हम पिछले चैप्टर में, इस चैप्टर में जो भी बात कर रहे हैं, दैट इज टोटली एक्स एंटे, यानी कि assumptions, यानी कि प्लानिंग। हम इतनी डिमांड करेंगे, इतनी सप्लाई, इतनी इन्वेस्टमेंट, इतनी सेविंग, इतनी कंजम्पशन, इतनी इनकम, सब कुछ प्लान्ड है, वो एक्स एंटे है। अब पता क्या होता है, एग्जाम में आ गया डिफाइन एक्स एंटे एडी। भाई मेरे को याद है, मेरा दोस्त इतना पढ़ता था, 1 नंबर का क्वेश्चन छोड़ आया था। ये बोर्ड एग्जाम में नहीं, पहले टेस्ट की बात है किसी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन उसको आ नहीं रहा था। बाद में 12 के बाद लगा भाई ये तो सिंपल एडी है, हमने जो एडी पढ़ा और एक्स एंटे एडी सेम है, कंफ्यूज नहीं होना। एक्स एंटे वर्ड ही आपका सिलेबस, आपके सिलेबस में है ये आपके सिलेबस में नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मतलब पता रखो, एक्स पोस्ट होता है जो हो गया, एक्स एंटे जो हमने प्लान कर लिया, दैट इज इट। इतनी सिंपल सी चीज है, बहुत माइनर सी चीज थी, लेकिन आप मेरे पास आए हो, मेरे पे भरोसा करके आए हो, तो मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। छोटी से छोटी चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। मेरे पे भरोसा करके आए हो तो भैया नंबर तो हम कटने नहीं देंगे। ये चैप्टर मेरी तरफ से फिनिश्ड है। फिर भी आपको कुछ लगता है, कुछ रह गया, कोई कमी पेशी है, कुछ भी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, बताओ। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर कर देना। मैं धक्का नहीं कर रहा आपको यार, लेकिन आपका फर्ज बनता है, आपके लिए मैंने मेहनत करके वीडियो बनाई, एडिटिंग की, अपलोडिंग की, सब कुछ किया। मतलब एहसान नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टिल एफर्ट्स है ना, तो उनको अप्रिशिएट करने के लिए आप लाइक और शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो ऐसे और वीडियोस के लिए। लेकिन अगर कमी लगती है तो मत करो, कोई धक्का नहीं है। कमेंट में जाओ, बताओ क्या कमी है, मैं उस कमी से सीखूंगा, उस कमी को इंप्रूव करूंगा। अगली वीडियो में वो कमी देखने को नहीं मिलेगी। जो भी आपके मन में है नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। कमेंट सेक्शन आप ही का है यार, जो भी कहना चाहते हो कह दो, दैट इज इट। अगली वीडियो के लिए डिमांड है वो भी कह दो, और इस वीडियो में कोई भी डाउट है वो भी कह दो, दैट इज इट। आज की वीडियो में इतना ही। पूरी देखने के लिए धन्यवाद। पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी है भाई प्लीज जाके देख लो, और अगली वीडियो का इंतजार करो। अगला चैप्टर पूरा करते हैं, ये यूनिट आपको बिल्कुल आसान करवा देंगे, नंबर मैं दिलवाऊंगा। चिल मारो।